हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेम जी फिजिक्स क्लासेस, जहां आप पढ़ते हैं फिजिक्स को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। प्यारे बच्चों, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाने से पहले मैं एक बात बता दूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर वीडियो लेक्चर मैंने बना रखे हैं और वो ओनली फॉर 12th में क्लास में वाला जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, अब जिस बच्चों को कंपटीशन के साथ साथ बोर्ड की भी तैयारी करनी है तो वो इस वीडियो लेक्चर को वॉच करें। इसमें डिफरेंट कंपटीशन के क्वेश्चंस भी हमने लिए हैं और साथ में जो बेसिक थ्योरी होता है 12th का वो भी इन्वॉल्व किया है। ओके, फ्लक्स को समझने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है कि एरिया एक वेक्टर क्वान्टिटी है, स्केलर क्वान्टिटी है। हम इसका कंप्लीट पोस्टमार्टम करना चाहते हैं। हम इसको जानना चाहते हैं कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नीट्यूड देता है, मतलब आप कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बताता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ओके, देन वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर कंपटीशन एग्जामिनेशन। कंपटीशन एग्जामिनेशन में जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट, जो कि हमें गॉस थ्योरम को पढ़ने में मदद करेगा। ओके, एक एक करके सारी बातों को बारीकी से क्लियर करेंगे। ओके, सबसे पहले हम आते हैं एरिया वेक्टर के बारे में। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर उसको प्रूफ करते हैं कैसे। एरिया वेक्टर इज अ टेंसर क्वांटिटी। इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। अब टेंसर क्वांटिटी किसे कहते हैं ये तो आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, टेंसर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बट कांस्टेंट नहीं है, वेरी करता है, चेंज होता है। तो वैसे क्वांटिटी को हम टेंसर क्वांटिटी में रखते हैं। आप ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन में 12th के बाद आप कर लेंगे। इसकी 12th के बाद ही ग्रेजुएशन में जाओगे, तो 12th के बाद आप टेंसर मैट्रिक्स जब पढ़ेंगे तो और क्रिस्टल क्लियर इसके बारे में हो जाएगा। ओके, तो एक टेंसर क्वांटिटी का नेचर मैंने बता दिया, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। कैसे होता है इसको समझते हैं। इट इज ए टेंसर क्वांटिटी बट इन केस ऑफ फ्लक्स, बट टू फाइंड फ्लक्स we use it as वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के रूप में यूज करते हैं। अब लोगों को क्या कंफ्यूजन है, क्यों ये इनको मतलब इसको जो है एरिया वेक्टर को वो वेक्टर बोलते हैं, या सॉरी एरिया को, एरिया वेक्टर तो वेक्टर बोलेंगे ही, लेकिन एरिया को वेक्टर बोलते हैं। क्या रीजन है जो ये वो करते हैं गलती। ओके, देखिए वो होता है क्या है, वो क्या करते हैं, जैसे ये 3 क्वाड्रेंट्स है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाला क्या है, वाई एक्सिस है। ओके, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर आप देखें तो एक कैप ए आई कैप, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखें तो क्या हो जाएगा, बी जे कैप। ओके, और यहाँ पर ये आप जब इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, ए आई क्रॉस बीजे। ओके, अब यहाँ पर जो क्वांटिटी आपको मिलेगा इसका मल्टीप्लिकेशन करके ए बी आई क्रॉस जे, उसको क्या करेंगे आप के कैप लिखेंगे। तो इसका एक डायरेक्शन हो गया जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो गया। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर आप यहाँ बात करें इस पर्टिकुलर स्फीयर की, ठीक है, ये प्लेन सरफेस है तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप इस स्फीयर की बात करें, अब बताएं आप, अगर यहाँ डायरेक्शन देखेंगे तो ये होगा, यहाँ डायरेक्शन देखेंगे तो ये होगा, यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखेंगे, हर जगह लीजिए एरिया, तो छोटे छोटे जो भी एरिया है इसके DS1, DS2, DS3 इस तरह से एरिया लेंगे तो हर जगह का डायरेक्शन जो होगा वो अलग अलग हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये डायरेक्शन अगर इसमें वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन होने चाहिए। ये डिफरेंट डायरेक्शन क्यों हुआ, तो आपकी ज़्यादातर बुक में ये लिखा रहता है इन जनरल एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी बट फॉर स्मॉल एरिया इट इज ट्रीटेड एज ए वेक्टर क्वांटिटी। जनरल तो ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन
छोटे एरिया के लिए इसको हम क्या मानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं आपके लेवल में, क्योंकि आपको टेंसर उतना पढ़ना नहीं है। तो टेंसर जब पढ़ना ही नहीं है तो उसको इन्वॉल्व भी नहीं करता, वो कुछ चीज़ों को स्केलर मान लेता है कि ये स्केलर है, क्योंकि बच्चों को टेंसर की जानकारी जब हायर क्लासेस में होगा तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ क्लियर कर ले कि एरिया की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन तो हुए नहीं, डायरेक्शन वेरी कर रहा है सिचुएशन के हिसाब से, जहाँ जहाँ हम देखेंगे वहाँ वेरी कर रहा है, तो ऐसी क्वांटिटी हम टेंसर क्वांटिटी में रखते हैं। तो शायद मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा कि एरिया वेक्टर स्केलर नहीं है, इट इज ए टेंसर क्वांटिटी। स्मॉल एरिया को हम वेक्टर के रूप में यहाँ पर जब फ्लश निकालते हैं तो इसको ट्रीट करते हैं। ओके, कुछ चीज़ों को ट्रीट करते हैं कि हम इसको कैसे ट्रीट करना चाहते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ना, कभी कभी बैगन का ही सब्जी है तो सब्जी बनाना है तो सब्जी अलग है, भरता है तो भरता है, अब कैसे उसको ट्रीट कर रहा है डिफरेंट केसेस में। ओके, एक ही शर्ट रहता है आदमी को, तो शर्ट मान लो बाराती जाने के लिए भी है तो बारात जाने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, या घर में पहनने के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो शर्ट तो वही है ना, हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं उसका, वो बात है। तो एरिया का भी इस्तेमाल कैसे हो रहा है, यहाँ पर वेक्टर के रूप में यूज़ हो रहा है। ओके, हाँ, बहुत सारे चीज़ जगह पर आपको एजम्पशंस दिखने को मिलेंगे कि फिजिक्स में एजम्पशंस बहुत है और एजम्पशंस के बिना फिजिक्स होता नहीं है, लेकिन इस खास सिचुएशन में तो यहाँ पर कह देता है, स्टेट करता है कि इट इज ट्रीटेड एज ए वेक्टर। ओके, और ऑफ कोर्स एरिया में वेक्टर की भी प्रॉपर्टी है और टेंसर मतलब स्केलर की भी प्रॉपर्टी है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, वेक्टर के रूप में यूज़ कर रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, वेक्टर स्केलर तो हो गया। अब एरिया वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन किधर होता है, ठीक है, ये क्लियर कर ले। अगर हम वेक्टर के रूप में ट्रीट करेंगे तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो यहां पर हम देखेंगे कि जो डायरेक्शन होगा, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर विल बी perpendicular to the plane surface perpendicular to the surface के प्लेन के perpendicular to the plane of the surface के प्लेन के perpendicular। अब सरफेस ये है तो इसका प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब कहने का ये अगर मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर सरफेस है तो ये इसका ऊपर वाला पार्ट है सरफेस S1 है। ओके, और नीचे वाला जो सरफेस है वो सरफेस जो है वो क्या है, सरफेस S2 है। तो आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट होगा ये क्या होगा, A1 ऊपर की तरफ देख डायरेक्शन है, और इसका नीचे की तरफ ये सेम ही एरिया है। अब ऊपर वाला प्लेन का ऊपर की तरफ और नीचे वाला जो प्लेन सरफेस है उसका नीचे की तरफ, तो ये डायरेक्शन जो होगा वो इस तरह की होगा। मतलब प्लेन ऑफ सरफेस जो है ना, सरफेस के जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा। ओके, आप एक को पॉजिटिव मान रहे हैं तो दूसरे को आपको क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव, इसलिए ऐसा किया गया है। ओके, अब हम पढ़ेंगे एरिया वेक्टर, समझ में आ गया मुझे, तो हम नेक्स्ट लेवल पर काम करेंगे। एरिया वेक्टर की हमने डायरेक्शन देखी कि सरफेस की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब हमें फ्लक्स पढ़ना है, फ्लक्स क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है, तो इसको रफ करें और फ्लक्स के बारे में समझें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, सबसे पहले तो ये जान, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताता है, क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्वांटिटेटिव वैल्यू को बताता है। ये टॉपिक्स तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन आज। देखिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इसका डेफिनेशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर जो टॉपिक है वो यही है, ऊपर लिखा भी हुआ है। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, it measures the total number of electric field lines passing through the plane perpendicularly। मतलब ये मेजर करता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जो कि किसी प्लेन के परपेंडिकुलरली पास कर रहा है, ठीक है। इट ऐसे लिख लीजिए, इट इज द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ field lines
lines passing through the plane perpendicularly. ठीक है, परपेंडिकुलरली टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितने पास हो रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए एक प्लेन है, मैंने ये मान लीजिए मेरी कॉपी है, और इससे परपेंडिकुलरली कितने फील्ड लाइंस पास होंगे, ये उसको मेजर करता है। कौन? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिव्स द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इट गिव्स quantitative definition of इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्वांटिटेटिव डेफिनेशन को बताता है। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्वांटिटेटिव डेफिनेशन को बताता है। ओके, अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है डिफरेंट सिचुएशन के लिए। ओके, तो फाइंड आउट करें। अगर मान लीजिए पहला केस है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम केस ले रहे हैं डिफरेंट। ओके, तो डिफरेंट केस अगर ले तो पहला केस ये है, व्हेन, ये जो पहला केस लेते हैं ए ले लीजिए, फर्स्ट ले लीजिए, बात एक ही है। व्हेन सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है कौन? सरफेस। तो मान लीजिए ये है आपका सरफेस, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है। ओके, अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा इस तरह से, ठीक है, परपेंडिकुलरली, ठीक है, तो ये एरिया वेक्टर है, यहां पर ये वाला चीज है। अब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? इधर की तरफ। मान लो E यहां है, तो E इसका, देखो इसको समझ लो कैसे है। जैसे मान लीजिए ये प्लेन है और इस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने पास कराई ऐसे, ठीक है, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना, अब ये तो परपेंडिकुलर है, तो इसका प्लेन जो है ना ये वाला इधर होगा, इस तरफ, ठीक है। तो आप ये प्लेन, मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? सरफेस, प्लेन ऑफ सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस का जो प्लेन है ये, इसकी क्या होगा? परपेंडिकुलर। और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम ही हो गया। तो मतलब फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स जो होगा ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन यूनिट एरिया इनटू टोटल एरिया। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन यूनिट एरिया इनटू टोटल एरिया। नहीं, एक एरिया से कितना पास होगा और उसमें टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये फाई जो होगा E इंटू ए होगा। ये हो गया आपका पहला प्रोसेस। अब पहली बात तो हमें समझ में आ गई। अब हमें करना है क्या है? व्हेन सरफेस इज मेकिंग सर्टेन एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। प्यारे बच्चों, अब हम समझने वाले हैं जब कोई सरफेस पर्टिकुलर एंगल बनाता है, किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अच्छा देखिए, जब एंगल बनाएगा तो एरिया, जैसे ये पहले ऐसे था, परपेंडिकुलर रखा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब ये सर्टेन एंगल बना रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ऐसे पास कर रहा है, तो एरिया तो ये नीचे की तरफ ऐसे परपेंडिकुलर होगा, तो वो दोनों आपस में, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बता दूं, ये जो है ना रेड, ये रेड है, ये
ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सॉरी एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसे। तो ये पर्टिकुलर आपस में कुछ एंगल बनाना है, सर्टेन एंगल, जैसे इंक्लाइन कर देते हैं तो ये एंगल जो है वो है थीटा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो ब्लैक वाला है वो है रेड वाला एरिया वेक्टर है। और ये चल नहीं रहा है लॉकडाउन की वजह से, इसमें इंक भी नहीं डाल पा रहे हैं, तो ऐसे नहीं तो इसी में समझा देता है ये कौन है। यहाँ समझ में आ गया होगा आपको ये। अब हमें क्या निकालना है, देखिए यहाँ पर एक बात समझिए कि इस पर्टिकुलर प्लेन का अगर कंपोनेंट ब्रेक किया जाए तो एक तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, जैसे ऐसे है तो एक तो ऐसे होगा और उसका कंपोनेंट, और एक जो होगा वो नीचे होगा ऐसे सरफेस पर। तो एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट, ठीक है, इस प्लेन को अगर कंपोनेंट में बताएं तो एक तो होंगे अलोंग, ये जो होगा अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग होगा। तो वाई एक्सिस वाला जो है ना ये ऐसे, ये इस तरह से, अच्छा, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस तरह, ठीक है। तो इसका जब हम लेंगे कंपोनेंट तो ए कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा वो वाला चीज इधर आएगा। ये कौन है, एस वाई है, मतलब इसको मैं लिख दूं नीचे, ये है वाई एक्सिस के ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे था ये प्लेन, ये परपेंडिकुलर वाला जो हिस्सा है उसका डायरेक्शन इधर आएगा और ई भी इधर आएगा, और अलोंग एक्स एक्सिस है एक जो है वो क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, ये ऐसे है इस तरह से और ये इस तरह से, ठीक है। तो ये यहाँ पर लाई करेगा और ये इस तरह से। अब इसका जो जब ब्रेक करेंगे ना तो आप ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा अपॉन, ये अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से दिखेगा, ए साइन थीटा, ये इस तरह से। तो ये आएगा ए कॉस थीटा, ओके, ये नीचे की तरफ आएगा। तो सॉरी ए साइन थीटा ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि आउटवर्ड ले रहे हैं ना इसलिए, तो ये साइन थीटा। अब ये जो प्लेन है ना एक्स एक्सिस वाला, जो अलोंग एक्स एक्सिस है, वो सेम ही में लाई कर जाएगा ऐसे। तो इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ और फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ, ये ऊपर से पास कर रहा है, मतलब दोनों ही एक ही प्लेन में, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोथ आर इन सेम प्लेन। और जब सेम प्लेन में होता है तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। और यहां पर फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू यूनिट एरिया इंटू टोटल नंबर ऑफ एरिया। और यहां पर कोई एरिया इसके सेक्शन में आ ही नहीं रहा, मतलब एरिया नीचे की तरफ है, फील्ड लाइन से ऐसे पास हो रहा है, तो ये एरिया को तो क्रॉस ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 5 जो होगा वो होगा 0 डिग्री, ओके। या फिर आप तरीके से निकालना चाहते हो तो निकाल लीजिए, ई ए साइन थीटा, जबकि ये एरिया कोई क्रॉस कर ही नहीं रहा है पूरा, तो जब कर ही नहीं रहा है, 0 कर रहा है, कोई एरिया इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ क्रॉस ही नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0, ये क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू 0। एरिया तो है ही लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं पास कर रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा एब्सॉर्ट लग रहा है कि हम 0 लिख दें, तो इसी को लिख लीजिए और ये इससे मल्टीप्लाई करके ये क्या हो जाएगा, 0। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस ही नहीं कर रहा है एरिया से, ओके। तो ये हो गया यहाँ पर। अब हमें 5 को और मॉडिफाई करना है, ई डॉट ए, इसको हम लिख सकते हैं, जब हमने ये पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट जो हम पढ़ते हैं उसमें पढ़ा था कि अगर कोई वेक्टर है सी तो स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर तो होता नहीं, ए डॉट बी है तो हम क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा, कोई स्केलर क्वांटिटी होता है, ये दिस इज नॉट वेक्टर, दिस इज स्केलर। तो वैसे ही है यहाँ पर ई डॉट ए हो गया, मतलब कहने का फ्लक्स भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। तो आई मेक श्योर कि ये समझ में आया होगा कि हमने एरिया को दो कंपोनेंट में ब्रेक किया, एक तो कॉस थीटा, एक दूसरा क्या है, साइन थीटा। और साइन थीटा से कोई भी फील्ड लाइंस पास नहीं कर रहा है, 0 फील्ड लाइंस पास कर रहा है, इसलिए फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, तीसरा नंबर केस पढ़ना है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर दोनों क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, एरिया भी नॉन यूनिफॉर्म है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नॉन यूनिफॉर्म है। वैसे केस वाले क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, तो उसका सीधा सा मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा वो इसमें वर्क पावर एनर्जी में भी, सीधा सा इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपको मिल जाएगा जो पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए। तो वही करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। ये रफ करके ये देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये सॉरी क्वेश्चंस नहीं, सी पॉइंट पर रहे थे। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर, एरिया आर लिख लो, और यूनिफॉर्म, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म, अभी तक तो यूनिफॉर्म ही था, नॉन यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो केस क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें जैसे ही आप, ये है इस तरह का सरफेस, ये सरफेस, और इससे फ्लक्स पास हो रहा है, ये मान लीजिए ये है छोटा, यहाँ से ये पास कर रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के लिए वैलिड है। अगर सिर्फ एरिया नॉन यूनिफॉर्म हो तो भी वैलिड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नॉन यूनिफॉर्म हो तब भी वैलिड है, दोनों के लिए। अब छोटे से एरिया वेक्टर को ले यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी यहाँ पर क्या होगा, यूनिफॉर्म ही होगा, छोटे छोटे स्ट्रिप में। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत वेरी भी करेगा तो स्मॉल वेरिएशन होगा, उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ ds1 है छोटे से एरिया, फिर यहाँ है, इसको हम करेंगे, ये है E, और ये ds2 है इसका, फिर ऐसे करके ds3, और ये इसी लाइन में आया, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ एंगल भी बनाएगा, तो ये एंगल होगा यहाँ पर, ये सर्टेन एंगल, और ये इसके साथ ds3। अब हम इन सब को अगर n तक करें तो n होगा, और टोटल फ्लक्स अगर हम लिखना चाहते हैं तो इस टर्म में हम लिख सकते हैं d5 को हम क्या लिख सकते हैं, छोटे छोटे टर्म में E डॉट ds1 अभी निकाला आपने, ओके, और यहाँ पर फिर E डॉट ds2, और ऐसे करके आप कहाँ तक जा सकते हैं, E डॉट dsn यहाँ तक। ओके, अब इसको समेशन लगाइए और I1 से I इक्वल टू n तक लिखिए, तो E डॉट ds ओके, और यहाँ पर 5 है। तो अब हम अगर मान लीजिए ds1 को हम इंटीग्रेट करके, ये लाए लिमिट कितना, 0 तक कर दे टेंस। ओके, या तो डेल्टा एस लिख लीजिए या ds1 लिख लीजिए, बात एक ही है। एक काम कीजिए, यहाँ पर डेल्टा एस लिख लीजिए। ओके, ये है डेल्टा एस, ये सब जगह यहाँ पर डेल्टा एस, ठीक है। ओके, और यहाँ भी डेल्टा S1 S3 लिख सकते हैं आप। ओके, ये है डेल्टा एस, सब में डेल्टा लिख लीजिए। ओके, हमने लिमिट लगा दी ना डेल्टा एस की। ओके, तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है। तो ये आप टेंस कराएंगे तो 5 जो होगा वो पूरा समेशन टेंस हो जाएगा E डॉट ds में, क्योंकि फॉर व्हाट, फॉर ओपन सरफेस के लिए, ठीक है। ओके, यदि हम क्लोज सरफेस के लिए ले, फॉर क्लोज सरफेस, अगर हमें क्लोज सरफेस के लिए लिखना है तो 5c क्लोज सरफेस के लिए E डॉट ds। ओके, ये हो गया क्लोज सरफेस, और ये तो हो गया क्या, ओपन सरफेस के लिए। ओके, तो ये था फ्लक्स का पूरा कहानी। अब हमें फ्लक्स के बारे में ये समझना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स।
फ्लक्स का जो ऐसा यूनिट होगा, ये देखिए न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये या फिर पहले लिख लीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, सी को सी इनवर्स, ओके। यहाँ अब उसके बाद लिखेंगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी है ये, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हमें इतना तो समझ में आ गया सारा चीज। अब एक बात जो है नोट दे के लिखने वाला है, वो ये नोट करके ये लिखने वाला पॉइंट है, टोटल इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव कन्वेंशनली, और टोटल आउटगोइंग फ्लक्स जो होता है, बाहर जो जाता रहता है फ्लक्स, उसको हम क्या कहते हैं, उसको लेते हैं हम पॉजिटिव। टोटल आउटगोइंग फ्लक्स is taken as positive, but incoming flux is taken as नेगेटिव। ये जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो ये क्लियर हो गया, आपको समझ में आई बात है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग का कॉन्सेप्ट। मतलब फ्लक्स जो बाहर जाता रहेगा उसको पॉजिटिव लेना है, इनको कन्वेंशनली, ओके, और इनकमिंग को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो ये आपका क्लियर हो गया फ्लक्स का कंसेप्ट। अब हम करेंगे इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले पहला न्यूमेरिकल लेते हैं, वो यूपी सेट में आया हुआ है, लेकिन सिंपल सा है क्वेश्चंस। मतलब पहले उत्तर प्रदेश का जो इंजीनियरिंग एडमिशन टेस्ट होता था उसमें आया हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे वो नीट में आया हुआ है, ओके। छोटे छोटे से क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद फिर ये, ओके। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, यूपी सेट का है और आपके बोर्ड में भी आता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये E है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 9k कैप, ओके, और ये है इतना न्यूटन पर कूलम, ओके। अब हमें एरिया वेक्टर पर काम करना है। देखिए एरिया वेक्टर क्या होता है, जैसे ये है इस तरह से, अब ये YZ प्लेन में रखा हुआ है, मान लीजिए Y है और Z है, तो ये एरिया है। अब इसका एरिया परपेंडिकुलर किधर होगा, ऊपर की तरफ ऐसे, या फिर ये मान लीजिए आपने पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट का केस, तो ये आई कैप है, ये इस तरह से रोटेशन होता है, इसका एंटी क्लॉकवाइज, जे है और के है, तो जे क्रॉस के जो होगा उसका जो डायरेक्शन आएगा वो किसके अलोंग आएगा, आई के अलोंग। तो मतलब जो एरिया वेक्टर है उसका जो डायरेक्शन होगा, ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एरिया वेक्टर 20 आई कैप। अब हमें क्या करना है, फ्लक्स निकालना। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, ई डॉट ए। अब ई डॉट ए में क्या हो जाएगा, 4i कैप 5j कैप प्लस 9k कैप, और इसमें हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है एरिया का। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो कितना आएगा 80, ओके। आई डॉट आई क्या होता है, सिमिलर वेक्टर का, ये याद रख लीजिए, तो याद ही होगा, वैसे आपको 11th में ही पढ़ा जाता है। आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे जो होता है वो 1, मतलब सिमिलर वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो ये क्लियर आप कर लीजिए, यहाँ ये 20 है, ये फ्लक्स हो जाएगा, तो इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट लिखे ही थे पर कूलम। तो ये आपका ऐसे लिखना है, तो यहाँ या सिर्फ यूनिट लिखा हुआ है, आपको ये न्यूटन मीटर में लिखा नहीं हुआ है, सिर्फ यूनिट है, तो यहाँ पर यूनिट लिख देंगे, क्योंकि ये वैसे भी स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर डायरेक्शन आई जे कैप लगाने की जरूरत नहीं। तो आंसर कौन सा हुआ, 20, ठीक है, एक क्वेश्चन है। अब सिमिलर इसी पर बेस्ट जो है ना दूसरा क्वेश्चन है, ये 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखेंगे कैसे किसमें, नीट का जो अभी एग्जाम होता है उसी में, मेडिकल के पहले PMT होता था उसी में आया हुआ है। देखिए इसमें है क्या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग
through the lower half of the स्क्वायर, स्क्वायर के लोअर हाफ में पास करता है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, इट लाइज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या EFLS लिख लो शॉर्ट में, EFLS लाइज, शॉर्ट में लिख लेते हैं EFLS लाइज इन द सेम प्लेन ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के सेम प्लेन में लाई करता है। मतलब कहने का, अगर मान लो, इसका कहने का मतलब ये है, अगर मान लो ये स्क्वायर है S, तो इसके लोअर मतलब ये स्क्वायर है, थोड़ा सा ये सेम साइज बता देता हूँ, ये यहाँ स्क्वायर है, ओके, और ये स्क्वायर के इसके लोअर हाफ से पास करते हैं ऐसे, इससे लोअर हाफ से। तो लोअर हाफ से जो पास करेगा तो हमें क्या निकालना है? इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकालोगे वो कितना होगा? देखो, जिस प्लेन में रखा हुआ है उसी प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी लाई करता है। ठीक है, अब ये बात समझ लो, इसका ऑप्शन दिया हुआ है ऐसे EL स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है EL स्क्वायर बाय 2, तीसरा ऑप्शन है E2EL स्क्वायर एंड चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 0। नीट का है 2006 का क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा है। देखो, लोअर हाफ तो ये जुटलाने के लिए दे दिया, और ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन द सेम प्लेन ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के सेम प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइज लिख लो यहाँ पर, लाइज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू द लोअर हाफ ऑफ द स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइज इन द सेम प्लेन ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के सेम प्लेन में लाई करता है। अब हमें निकालना है फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या होगा? सेम प्लेन में है, ये प्लेन है और इसी से क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है ऐसे। अब बताओ, एरिया वेक्टर लोगे तो कैसे लोगे? ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये, तो E डॉट ds अगर निकालोगे भी तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? EDS cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। अगर देखे वैसे भी लॉजिकली भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास ही नहीं हो रहा है एरिया वेक्टर की, एरिया तो इंटरसेक्ट तो करे, उसको पेनिट्रेट तो करके जाए, उससे निकले तो यहाँ निकल ही नहीं रहा है, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? 0। ये 2006 का क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन। अब हमें इसी पर 2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको समझना है, वो भी बहुत ही इजी है, और सेम PMT का ही क्वेश्चन है, मेडिकल का ही क्वेश्चन है, तो देखते हैं। ये रख कर दूं, समझते हैं कि करके सारे क्वेश्चन बातों को। और यहाँ पर ये समझ में आ जाए, सबसे पहले है, मतलब 3rd नंबर क्वेश्चन है 2010 का। ठीक है, ये PMT का ही है, आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है फिर अगेन कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द स्क्वायर, ऐसे लिखो, सरफेस ऑफ द स्क्वायर is making angle theta with the electric field lines. लेंथ के साथ एंगल क्या बनाता है? थीटा बनाता है। फाइंड द फ्लक्स passing through the surface, सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स पास होगा वो निकालना है। इफ इलेक्ट्रिक
field lines lie in the same plane of the area vector. एरिया वेक्टर के ना सेम प्लेन में लाई करता है, ठीक है, सेम प्लेन ऑफ द एरिया वेक्टर। अब देखो ये कैसे होगा, संभव कैसे, जैसे होता क्या है कि ऐसे है मान लो, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ठीक कोई ठीक, हाँ ठीक। देखिए ये जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड सरफेस इज मेकिंग, ओके, सरफेस सर्टेन एंगल, सरफेस क्या कर रहा है, सर्टेन एंगल बना रहा है, तो ये सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है, दिस इज मेकिंग द सर्टेन एंगल, ओके। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो एंगल बना ही रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ, ये सरफेस जो है यहाँ पर कुछ एंगल बना रहा है सर्टेन, इस तरह से, ठीक है, ये एंगल है। अब ये एंगल तो बना रहा है, चलो ठीक है, लेकिन ये थीटा एंगल बना रहा है, लेकिन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड सरफेस एरिया लाई इन द सेम प्लेन। यहां क्वेश्चन ये ध्यान देने वाला, देखो ऐसे दिया हुआ है आंसर, EL² साइन थीटा, दूसरा दिया हुआ है EL² कॉस थीटा, तीसरा दिया हुआ है EL² कॉस थीटा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड चौथा जो दिया हुआ है वो 0 है। ऑप्शन भी ऐसे ही है जैसे पिछले वाला था। अब देखो इस सेम, ठीक है एंगल लाई कर रहा है, लेकिन सेम प्लेन में, एक ही प्लेन में, इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड भी और इसी में। अब मान लो ये इलेक्ट्रिक कैसे बनाएगा, अगर सेम ही प्लेन में रहेगा तो देख लीजिए, ये प्लेन है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है, तो ये एंगल बन रहा है, लेकिन प्लेन तो सेम ही है ना, मतलब प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी सेम है और एरिया का, सरफेस का भी, तो ठीक है। तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर जब होगा तो एरिया तो क्रॉस ही नहीं कर रहा है ना, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया को क्रॉस ही नहीं कर रहा है, सरफेस एरिया को, तो वहां पर आप जो लिखेंगे, क्योंकि इट लाइज इन द सेम प्लेन या फिर परपेंडिकुलर है, तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, इन सेम प्लेन, सो नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल क्रॉस, लाइंस विल क्रॉस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ही नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर क्रॉस नहीं करेगा तो फोर्थ वाला आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है प्यारे बच्चों, ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्लियर करते हैं। फाइंड द फ्लास्क पासिंग थ्रू द कर्व सरफेस in the curved surface when, यहाँ पर लिख देता हूँ when नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EFLS लिख लो ना, EFLS इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और पैरेलल टू द प्लेन सरफेस। अब डायग्राम बनाऊंगा ना तो क्लियर हो जाएगा क्या पूछना चाहिए। प्लेन सरफेस के पैरेलल हो, प्लेन सरफेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर हो, एंड radially outward to the curved surface,
कर्व सरफेस के रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो अब देखिए सिचुएशन क्या है, पहला डायग्राम क्या कहता है, पहला डायग्राम में ये ऐसा है, ये है कर्व स्फीयर। ठीक है, जो फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व सरफेस, इस कर्व सरफेस से पास कर निकालना है। अगर मान लीजिए पहला जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द प्लेन, ये नीचे है, तो कौन सा स्फीयर है, हेमीस्फीयर। ठीक है, हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। ओके, अब हेमीस्फीयर के ये नीचे वाला सरफेस है, इसमें ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे। ठीक है, तो ये एक डायग्राम है। दूसरा है ये कर्व सरफेस, ये है कर्व सरफेस। अब इसमें क्या है, परपेंडिकुलर है क्या, प्लेन के, ये कौन सा है, बी नंबर। अच्छा, तीसरा है ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये इस तरह से जाएगा और ये इस तरह से, ए इस तरह से जाएगा, यहां से ओरिजिनेट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हमें इस तीन केसेस में क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। ठीक है, अब हम इसको एक एक करके बारी बारी से सॉल्व करते हैं सारे सिचुएशन। ओके, देखिए पहला सिचुएशन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, देखिए पहले वाले सिचुएशन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक कर्व सरफेस से निकालना है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सॉल्यूशन सॉल्व कीजिए इसको। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या है, जितना इनकमिंग फ्लक्स है उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, 0। टोटल incoming flux is equal to outgoing flux। कैसे, फ्लक्स ये इनकमिंग ऐसे जा रहा है, ये आउटगोइंग है, आउटगोइंग फ्लक्स, सो नेट फ्लक्स थ्रू the curved surface will be 0। ओके, ये 0 होगा। अब दूसरा जो है सिचुएशन है, दूसरा सिचुएशन देखिए, ये जो है ना कर्व सरफेस, अब इसमें क्या है, परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो आप देखिएगा जितना फ्लक्स जा रहा है उतना ही, मतलब आ रहा है उतना ही जा भी रहा है, लेकिन कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर है। यहां पर हमें सिर्फ कर्व सरफेस का निकालना है, यहां पर कर्व सरफेस से जितना जा रहा था उतना ही निकल भी रहा था, सॉरी जितना आ रहा था उतना निकल भी रहा था। लेकिन दूसरे वाले केस में क्या है, कर्व सरफेस मतलब प्लेन सरफेस से एंटर कर रहा है और आउटवर्ड किससे जा रहा है, कर्व सरफेस से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल फ्लक्स तो 0 ही है, तो फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस विल बी इक्वल टू क्या, 0। अब ये जो है ना, ये अब फ्लक्स थ्रू हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस, तो माइनस ऑफ फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस, तो प्लेन सरफेस के का फ्लक्स कितना होगा, ये चीज देखना है। देखिए इसका रेडियस हमें दिया हुआ है यहाँ पर, ये r दिया हुआ है यहाँ पर, तो अब हमें फ्लक्स निकालने के लिए क्या चाहिए, एरिया वेक्टर और तब रेडियस चाहिए। तो एरिया वेक्टर तो का वैल्यू कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, नहीं ये पूरा सर्कुलर एरिया जो प्लेन है उसका तो पाई आर स्क्वायर ही होगा। तो ये माइनस साइन है, पहले तो हम ये निकाल ले पाई आर स्क्वायर, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना E इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा फिक्स करो, थीटा क्या होगा, एरिया वेक्टर नीचे की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है ऊपर की तरफ, तो ये कितना हो जाएगा 180, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ई पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 प्लेन। तो कर्व सरफेस क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ई पी
ई पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ई पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा कर्व सरफेस, मतलब हमें कर्व सरफेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये निकल गया कर्व सरफेस का। ठीक है, तो बी सिचुएशन सॉल्व कर लिया अपन ने, तो अब सी सॉल्व करना है। सी वाले केस में क्या हो रहा है, व्हाट डज हैपन इन सी केस। देखिए सी केस में क्या है कि यहां से कहीं से आ नहीं रहा है, इस सेंटर से ओरिजिनेट हो रहा है, रेडियली आउटवर्ड जा रहा है। तो रेडियली अगर आउटवर्ड जा रहा है तो हर जगह पर एरिया भी तो क्या होता है इसका, रेडियली आउटवर्ड ही होता है। ये रेडियली आउटवर्ड ही होता है। तो रेडियली आउटवर्ड होता है तो हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर निकालें तो फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू पाई आर स्क्वायर सरफेस। तो अब इसका कितना होता है, पाई आर स्क्वायर नहीं होता, 4 पाई आर स्क्वायर तो सॉलिड स्फीयर का होता है। हेमी स्फीयर का करें तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा यहाँ कितना होगा, 0। ये है ना, ये सेम डायरेक्शन में तो 0 हो जाएगा। तो 2e पाई आर स्क्वायर। तो ये फ्लक्स है, हमें समझ में आया कि ये 0 होगा, यहाँ पर e पाई आर स्क्वायर होगा, 2e पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये क्लियर होगा सारा केस। ओके, अब ना एक बहुत ही सिंपल सा लेते हैं और उसमें कंफ्यूजन डालते हैं, मजा आएगा थोड़ा सा। तुम सोचना कि कैसे ये हो सकता है। यहाँ पर देखो, पहले इसको रफ कर देते, इसमें समझ में आ गया होगा। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना था। ओके, तो इसको रफ करते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को लेते हैं। ये जो है ना, ये यहां पर है आपका, ये शायद 6 नंबर क्वेश्चन होगा या 5th नंबर, देख लेना आप। जैसे देखिए हमसे पूछा जा रहा है, एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू है। ओके, प्लस क्यू है और यहाँ पर एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है और तीसरा सरफेस ये है। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, ये पहला सरफेस है S1 है और ये वाला जो सरफेस है ना वो क्या है, S2 है। ये क्या है, S2 है और ये है S3। अब एक ना ब्लैक रेड मार्कर में इंक तो है नहीं, पर कोशिश करता हूँ मैं। ये ऐसे है ये वाला, ठीक है, चलो थोड़ा सा काम तो आ गया। ये S3 और ये वाला जो सरफेस है ना, ये वाला है, ये सरफेस ये ऐसे। अब हमें क्या करना है, फाइंड द नेट फ्लक्स, या हमें क्वेश्चन ये दे रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन फ्लक्स phi1, phi2 and phi3 in the given situation। ए दिए हुए सिचुएशन में ऐसे, तो आंसर निकालो। देखो अभी हमें चार्ज एंड फ्लक्स के बीच का रिलेशन इतना ही पता है कि अगर इसका फील्ड लाइन सेम जाएगा तो मतलब कहने का उसका फ्लक्स सेम होगा। देखिए आपको पता है कि फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, ई ए। ओके, तो अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम सरफेस 1 के लिए सोच रहे हैं, जो ब्लैक वाला है ना रीजन, उसके लिए। तो ये ऐसे जाएगा, यहां से ऐसे आएगा, यहां से ऐसे। मैं फील्ड लाइंस बना रहा हूं इस तरह से। ओके, इस तरह से, ये ऐसे। तो ये सारे फील्ड लाइंस जो है ना ऐसे। तो इसमें आप जब देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना सरफेस 1 से पास हो रहा है उतना ही सरफेस 2 से भी पास हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, सरफेस 2 से भी उतना ही फील्ड लाइंस पास हो रहा है एंड सरफेस 3 से भी उतना ही पास हो रहा है। मतलब क्या का, क्योंकि फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो इट्स फ्लक्स क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम है तो फ्लक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये केस जो है ना हमने समझना है। अब यहां कंट्राडिक्शन क्या आता है, बच्चे पूछते हैं, जब जितना तुम पढ़े उसके आधार पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ठीक है, ई को बताता है, लेकिन एरिया तो सबका अलग अलग है।
ठीक है, तो इसकी फ्लक्स की वैल्यू भी सेम कम ज़्यादा होनी चाहिए ना। ओके, हम अभी प्रूव करने वाले हैं गॉस थ्योरम जब पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया, एरिया पर डिपेंड ही नहीं करता, लेकिन ये इक्वेशन से ऐसा लगता है कि ये डिपेंड करता है। हम इसको सबको सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए इस कंफ्यूजन को रखा जाए और अभी यही जाना जाए कि जितना फील्ड लाइंस एक सरफेस से पास करता है उतना ही दूसरे से तीसरे से भी उतना ही करता है। तो जब फील्ड लाइंस सेम पास कर रहा है, एरिया चाहे उसका बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लक्स उतना ही पास करेगा। ठीक है, तो ये अभी तक के लिए ये कंफ्यूजन रखना है और इससे आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे जब बढ़ेंगे तो 6 नंबर तो समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, 7th नंबर क्वेश्चन समझना है। 7th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 7th नंबर क्वेश्चन कहता है कि सपोज कीजिए ये 7th नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक ये डिस्क है, ठीक है, क्या है, डिस्क है, इसके सेंटर से एक सेमी इनफाइनाइट रॉड पास हो रहा है। सेंटर पर एक एंड तो सेंटर पर लाई कर रहा है और दूसरा एंड जो है ना कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पर। कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पर। आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा अगर इसका डिस्क का जो रेडियस दिया हुआ है ना वो कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, और ये जो चार्ज डेंसिटी है इस पर वो कितना है, लैम्डा है। कितना है, लैम्डा। तो आपको फाइंड आउट करना है फ्लक्स कितना पास करेगा। चलो, सेमी इनफाइनाइट रॉड is placed such that its one end lies at the center of the sphere, स्फेयर के सेंटर पर लाई करे, whose radius center of the disk, not sphere, disk, whose radius is r, उसका रेडियस क्या है, एंड रेडियस इज r. Linear charge density of rod is charge density of rod is लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है ना रॉड का वो लैम्डा है, तो अभी बताया है आपको। अब हमको ना इसका फाइंड आउट करना है फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए ये एक बात तो तय है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेरी कर रहा है, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म नहीं है। कैसे, आपने पढ़ा है कि सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है ना वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी होता है और वाई एक्सिस के भी लॉन्ग होता है। मतलब कहने का मेरा कि अगर मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप चेक करें, सॉल्यूशन लिखो फिर सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सॉल्व करें, यहाँ पर निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये आर है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए, इसके कारण मतलब किसी एंड पर ये जो है ना एक बार बना ही लो, थोड़ा सा समझ में आएगा अच्छे से। ये है यहाँ पर और यहाँ पर इसके एक एंड पर देखना है तो y एक्सिस के अलॉन्ग भी होगा और x एक्सिस के अलॉन्ग भी होगा, नहीं तो ई वाई भी होगा और ई एक्स भी होगा, ठीक है। दो कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एट एंड पॉइंट पर, सेमी इनफाइनाइट वायर के, नहीं ये पढ़ा था ना अपन ने। तो अगर हम इसको निकालें यहाँ पर, ठीक है, तो कैसे निकालें, कैसे सॉल्व करें। ये है डिस्क, ओके, और यहाँ पर ये रॉड है, ओके, तो इस पॉइंट पर आपको निकालना है, ये रॉड है, इस पॉइंट पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, यहाँ तो ये y है, y डिस्टेंस है, मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ मैंने एक छोटा सा रिंग मान लिया, क्या माना, रिंग, जिसकी स्ट्रीप है ना वो है y। तो अब हमें ये जो छोटा सा मैंने माना है ना रिंग, अब
इसके इससे फ्लक्स कितना पास करेगा, तो ये जाना जरूरी है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर y डायरेक्शन में भी होगा EY और x एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। तो अगर हम y एक्सिस के अलॉन्ग y एक्सिस के वजह से देखें, ड्यू टू y कंपोनेंट there will be no electric flux, but due to x component electric flux will exist, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा x कंपोनेंट के कारण। तो x कंपोनेंट के कारण जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, k लैम्डा अपॉन r होता है, तो y होगा यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको रफ कर दो ना, ये तो समझ में आ ही गया होगा ये क्या क्वेश्चन था, ये था। अब क्वेश्चंस तो हमने यहाँ पर लिख लिया, इसके डायग्राम बना लिया, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सॉल्व करते हैं। देख, हमें फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो फ्लक्स इक्वल टू EX डॉट, इसका जो एरिया है, तो एरिया कितना होगा 2 पाई r इंटू dy, ये छोटा सा लेंथ जो हम लेंगे ना वो क्या होगा dy, ओके। क्यों, अगर मान लो इस छोटे से स्ट्रिप को अगर खोला जाए तो ये जो एरिया होगा ये कितना होगा 2 पाई y, ये पूरा लेंथ हो जाएगा, और ये जो है यहाँ पर है dy, ओके। तो 2 पाई y ये लेंथ है इंटू dy, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये क्या होगा 2 पाई y इंटू dy, ये हो गया एरिया E इंटू dy, ओके। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चूंकि इसके अलॉन्ग ही होगा A, तो इसलिए cos 0, ठीक है, मतलब cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो EX की वैल्यू अगर लेंगे तो क्या होगा k लैम्डा अपॉन y इंटू 2 पाई k लैम्डा अपॉन y इंटू 2 पाई y dy, ओके। तो यहाँ पर फाई इक्वल टू लिखे तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू y इंटू 2 पाई y dy। तो 2 पाई को 2 पाई से कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, y से y कैंसिल हो जाएगा, ये dy हो जाएगा। तो ये चूंकि था कितना d फाई था, ओके, छोटे से एलिमेंट का ले रहे थे। तो हमें क्या करना है, फाई अगर मान लीजिए पूरे एलिमेंट का लेना है तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे पूरा डिस्क का, ठीक है। तो डिस्क का जब इंटीग्रेशन करेंगे 2 पाई इंटू dy 0 से r, कोई दिक्कत वाली बात। अब जब दिक्कत वाली बात नहीं है तो वी शुड मूव फॉरवर्ड, और फ्लक्स के जगह पर हमें क्या लेना चाहिए, ये तो फ्लक्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यहाँ पर फ्लक्स इतना हो जाएगा इंटीग्रेशन लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, dy का इंटीग्रेशन क्या होगा y इंटू 0 से r, और फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया आंसर आपका, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन, यही आंसर है, ओके। ये लैम्डा dx। अब हम फ्लक्स निकालेंगे किसी डिस्क से, कोई ये लीनियर चार्ज की वजह से नहीं, ये इनफिनिटी है, ये लीनियर चार्ज की वजह से नहीं है, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हम निकालेंगे क्या फ्लक्स, ओके। तो इसको रफ करते हैं प्यारे बच्चों। एक ना क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन शायद 8 नंबर है, यहाँ से आपसे पूछा जाता है ये कि फाइंड द फ्लक्स passing through the disk, या रिंग भी लिख सकते हैं, डिस्क when a charge Q is placed
placed at distance placed at distance a from center of the disk डिस्क के सेंटर से ए डिस्टेंस पर रखा हुआ है। रेडियस ऑफ द डिस्क इज आर। रेडियस जो है डिस्क का वो क्या है, आर है। ओके प्यारे बच्चों, ये जो है ना यहाँ पर डिस्क के थ्रू हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक डिस्क है और इस डिस्क के जैसे ये जो है ना इस तरह से मैंने बना रखा है, समझ लीजिए, फिर यहीं पर आ जाएंगे। फिर ये डिस्क है और यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है सेंटर से ए डिस्टेंस पर, ये चार्ज है ए। हमें क्या करना है, इसके थ्रू इस पर्टिकुलर डिस्क से इस चार्ज के कारण कितना फ्लक्स पास होगा इसको फाइंड आउट करना है। देखिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा रिंग लेंगे यहाँ पर, ओके, और इसका रिंग का जिसका जो विड्थ होगा वो क्या होगा, dy होगा। ओके और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, y है। सिमिलर सेम चीज। और ये जो चीज है ना ये ऐसे, तो यहाँ से क्योंकि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से पास करेगा, तो हम एक अगर इसके पैरेलल पीछे जो सेंटर से जो लाइन पास हो रहा है उसके क्रॉस हमें अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। जैसे ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो हमें क्या करना है, इसका फ्लक्स निकालना है। तो यहाँ तो ये क्या है, थीटा है। ओके अब ये थीटा है, हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर रिंग का एरिया निकालना है। ठीक है, तो रिंग का एरिया पाई वाई स्क्वायर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी कर रहा है। ये वाई डिस्टेंस पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा। क्यों अलग होगा, देखो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो पहले, तब समझ में आएगा। के क्यू अपॉन इस पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कहाँ से आया, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। ये यहाँ से डिस्टेंस ए होगा और इसका डिस्टेंस क्या होगा, वाई होगा। तो अंडर रूट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो इसको करेंगे ना तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल गया। हमें क्या करना है, फ्लक्स निकालना। तो फ्लक्स निकालने के लिए ई ए कॉस थीटा ये होना जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से पता चल गया, एरिया निकालना है और थीटा, तो यही थीटा यहाँ भी आएगा, तो ये थीटा भी हमें पता है। ओके हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया किसका, इस पर्टिकुलर जो रिंग हमने लिया है ना dy विड्थ का, उसका एरिया निकालना है। तो देखिए ये जो है ना, इसको अगर हम आप इसको इस पर्टिकुलर रिंग को थोड़ा सा स्पेंड करें ऐसे, इस तरह से खोले, तो ये जो है ना इसका लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई वाई, और ये जो विड्थ है वो dy है। तो टोटल एरिया कितना होगा 2 पाई वाई इंटू dy, ये एरिया का वैल्यू है। ओके तो यहाँ पर E इंटू क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर का स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके और ए जो है वो कितना होता है 2 पाई वाई डी वाई, ए है। और कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, बी बाई एच। तो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखे तो के क्यू ए अपॉन 2 पाई, तो ये है तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड 3/2। ओके तो 2 पाई वाई डी वाई। ओके अब इसको आगे बढ़ाओ तो यहाँ पर के की वैल्यू कितनी होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके तो 3/2 हो गया। कॉस थीटा का वैल्यू बी बाई एच, ये तो क्लियर है। अब देखो यहाँ पर इसको जैसे ही करोगे ना तो ये 2 पाई है और यहाँ लिख लो के क्यू ए इंटू 2 पाई वाई डी वाई। ओके तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और बाकी सब चीज़ तो यही, के तो रहेगा ही नहीं, के के बदले तो वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पर। तो
2 बच जाएगा। ओके, और यहाँ पर बाकी केसेस एनीथिंग एल्स नहीं। चलो आगे बढ़ो, यहाँ पर इसको मैनिपुलेट करके नेक्स्ट लेवल पढ़ाओ। ठीक है, ओके, यहाँ पर इसको रफ कर देता हूँ, इसको रफ कर दूँ या ऊपर इधर साइड को रफ करता हूँ? ठीक है, इधर ये ठीक रहेगा। ये तो एक तो स्टेप यहाँ से लिख देता हूँ, इसका काम हो गया। देखो, ये जैसे मैनिपुलेट करोगे ना बेटा, तो फ्लक्स इक्वल टू, ये जो बार बार मिस्टेक हो रहा है इसको ध्यान रखना है, ये डी फाई होगा, स्मॉल एलिमेंट का निकालना है, और डी फाई इक्वल टू ये जो है ना क्यू ए वाई डी वाई अपॉन यहाँ पर 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर वाई स्क्वायर 3/2। ओके, लेट ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू टी, ये टी है। ओके, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या? विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंसेस। तो एक कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 2y dy अपॉन dt, और ये 1 हो जाएगा, तो 2y dy इक्वल टू dt, ये हो जाएगा इतना। अब हमें क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है और dt की वैल्यू को रिस्पेक्टिवली सॉल्व करना है। कैसे ये सॉल्व होगा यहाँ से? ठीक है, तो चलो इसको मिटाओ। इतना तक तो क्लियर है। हमें थोड़ा सा लिमिट चेंज करना है, तो लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आपने इसको t मान रखा है, तो यहाँ पर लिमिट चेंज कर लीजिए। अगर मान लीजिए y इक्वल टू 0 होगा तो t इक्वल टू क्या होगा? a स्क्वायर। अगर y इक्वल टू r होगा तो t इक्वल टू क्या होगा? a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, ये चीज होगा। अब हमें इसकी वैल्यू लिखनी है और इसको मैनिपुलेट करना है, तो इसको रफ करो, यहाँ सॉल्व करो। ये जो है ना, ये यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू है, सॉरी d5 वाला जो वैल्यू है, उसमें क्या करना है आपको? d5 में q a y dy है, तो उस वाले वैल्यू को q a y dy तो देना है, और अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट t टू द पावर 3/2, इतना हो जाएगा। ठीक है, और इसके जगह पर y dy के जगह पर हम कितना लिख सकते हैं? ये देखो, q a y dy 4 एप्सिलॉन नॉट t टू द पावर 3/2। ओके, अब हमें इसको d5 को अब इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन लगाओ। अभी तक हमने सिर्फ काम गढ़ी है इंटीग्रेशन करने उन्हें की, तो यहाँ पर चाहो तो आप इंटीग्रेशन यहाँ पुट कर सकते हो, यहाँ पर हर एक में इंटीग्रेशन लिमिट लगा सकते हो, और लिमिट भी 0 से r लगा सकते हो। ठीक है, ये लगा ही लीजिए 0 से r। ओके, तो अब 0 से r नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि हमने उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया है। तो t के जगह पर आप लिखेंगे क्या? a स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे t के जगह पर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और यहाँ ये जो वैल्यू है ना q इंटू a dt अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट t 3/2, और q a 4 एप्सिलॉन नॉट 0 से सॉरी a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ओके, ये जो हम जानेंगे तो t 3/2 इंटू dt। ओके, ये अब इसमें हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम q इंटू a 4 एप्सिलॉन नॉट, ये 5 है, और यहाँ पर कितना है? t 3/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3/2 प्लस 1 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और यहाँ पर q a अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट 5
और यहाँ जैसे इसको सॉल्व करोगे तो माइनस साइन आगे ले लीजिए, और ये जो है ना 2/1 आ जाएगा, तो 2 यहाँ एंड 2 1, तो ये 1 तो रहने दीजिए, 2 यहाँ पर आने दीजिए, और ये जो हो जाएगा t -1/2 a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करिए और इसकी वैल्यू लिखिए, सिंपल सा क्रिस्टल क्लियर सॉल्यूशन। ओके, तो ये जब हम लिखेंगे ना, तो ये है आपका फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -QA 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ये अंडर रूट में आएगा t, तो 1 अंडर रूट t, और a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू QA/2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये 1 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस का अंडर रूट a स्क्वायर। ओके, तो ये माइनस साइन है, तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, माइनस इधर आएगा, तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो 1/a माइनस 1 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ओके, अब इसको ना, इसको अंदर ले जाओ a को, और उससे सॉल्व करो, ठीक है। ये जैसे ही इसको ले जाओगे अंदर, सॉल्व करोगे, तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट a 1 माइनस a अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, तो ये है आपका कंप्लीट आंसर इस डिस्क का। ओके, अब सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट है ना, नेक्स्ट पार्ट में ही पढ़ेंगे, ठीक है, बस ज़्यादा हो जाएगा तो नेक्स्ट पार्ट।